ग्रामर में मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। ग्रामर और ट्रांसलेशन की अपनी एक पुस्तक रिविजनल ग्रामर के आधार पर सबसे पहले मैं ले रहा हूं सेंटेंस, सब्जेक्ट, सेंटेंस, क्लास एंड फ्रेज। शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ रखता हो उसे सेंटेंस कहते हैं, किंतु कभी कभी एक ही शब्द का भी सेंटेंस बन जाता है, जैसे कि सिंग गाओ। यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस के दो बड़े भाग होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कोई बात कही गई हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य के शेष भाग को प्रेडिकेट कहते हैं। आई वांट टू सिंग, मैं गाना चाहता हूं। इसमें आई सब्जेक्ट है और वांट टू सिंग क्या है? प्रेडिकेट है। वह शब्द जो सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर रहा हो उसे प्रेडिकेटिंग वर्ब या फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और वह शब्द जो दिखने में वर्ब हो लेकिन सब्जेक्ट को प्रेडिकेट ना कर रहा हो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट कहते हैं। आई वांट टू सिंग में टू सिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट है। याद रहे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रयोग नहीं होता और पूरे का पूरा इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। अब मोहन सिंह, मोहन गाओ, इसमें मोहन सब्जेक्ट नहीं बल्कि वोकेटिव है और मोहन सिंह पूरे का पूरा प्रेडिकेट है। यह भी याद रहे कि जब वोकेटिव वाक्य के शुरू में लगता है तो उसके बाद कामा लगता है। यदि वोकेटिव वाक्य के अंत में लगे, जैसे कि सिंग मोहन, गाओ मोहन, तो मोहन से पहले कामा लगेगा। अब शब्दों का एक समूह जो वाक्य के बनाने में मिलकर एक इकाई के रूप में काम कर रहा हो और जिसमें फाइनाइट वर्ब हो उसे क्लास कहते हैं। जैसे कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूं, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि वो मेरी इज्जत करता है। इसमें दो क्लासेस हैं। एक है आई टीच हिम जिसमें टीच फाइनाइट वर्ब है, और दूसरी है बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी जिसमें रिस्पेक्ट्स फाइनाइट वर्ब है। फ्रेज में फाइनाइट वर्ब नहीं होता सिवाय वर्बल फ्रेज के। तो ही इज ऑल इन दैट ऑफिस में ऑल इन ऑल एक फ्रेज है, एडजेक्टिवल फ्रेज, और इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसमें एम टीचिंग जिसे लोग प्राय वर्ब कहते हैं, ये एक्चुअली वर्बल फ्रेज है जिसमें एम फाइनाइट वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है और टीचिंग मेन वर्ब है। तो अब आइए ग्रामर की ही दूसरी बात
ग्रामर की दूसरी बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द वाक्य के बनाने में 8 काम करते हैं, इसलिए उन्हें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा जाता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। अब अलास, he is a fat man and walks on the road slowly। इसमें जो है अफसोस, वह एक मोटा आदमी है और वो सड़क पर धीरे धीरे चलता है। वह शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, कार्य आदि का बोध हो, उसे नाउन कहते हैं। इस सेंटेंस में मैन नाउन है और रोड नाउन है। वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया हो, उसे प्रोनाउन कहते हैं। ही इसमें प्रोनाउन है। वह शब्द जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाता हो, उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब का वास्तव काम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट करना है। इसमें इज वर्ब है और वॉक्स वर्ब है। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता हो, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर फैट एडजेक्टिव है। और बात याद रहे कि ए एंड डी, जिन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं, ये वास्तव में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ए भी एडजेक्टिव है और डी भी एडजेक्टिव है। वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच के अर्थों को मॉडिफाई करता हो, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो स्लोली इसमें क्या है? एडवर्ब है। वह शब्द जो एक नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध बताता हो, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। ऑन इसमें प्रेपोजिशन है। वह शब्द जो दो समान शब्दों या किन्हीं दो क्लासेस को मिलाता हो, उसे कंजंक्शन कहते हैं। एंड इसमें कंजंक्शन है। वह शब्द जिससे मन की तीव्र भावना प्रकट होती हो, उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अलास इसमें क्या है? इंटरजेक्शन है। तो अब है ग्रामर की तीसरी बात, नॉन फाइनाइट्स। वे शब्द जो दिखने में वर्ब हों लेकिन सब्जेक्ट को प्रेडिकेट ना करते हो, उन्हें नॉन फाइनाइट्स कहते हैं। नॉन फाइनाइट्स 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इन्फिनिटिव, नंबर 2 जीरेंड और नंबर 3 पार्टिसिपल्स। अब इन्फिनिटिव 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव और जीरिडियल इन्फिनिटिव। और पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, पास्ट पार्टिसिपल्स और परफेक्ट पार्टिसिपल्स। सिंपल इन्फिनिटिव दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म होती है और काम नाउन की तरह करती है। जैसे कि आई वांट टू सिंग में टू सिंग सिंपल इन्फिनिटिव है। जेरेडियल इन्फिनिटिव प्रायः दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म होती है, काम एडजेक्टिव
या एडवर्ब की बात ही करती है। जैसे कि इट इज टाइम टू सिंग में टू सिंग एडजेक्टिव है, टाइम की प्रशंसा कर रहा है। दिस सॉन्ग इज गुड टू सिंग में टू सिंग एडवर्ब है, क्योंकि ये गुड नामक एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। एक और ढंग से हम कह देते हैं कि बेयर इन्फिनिटिव, जिस इन्फिनिटिव के साथ टू ना हो वो बेयर इन्फिनिटिव, और जिस इन्फिनिटिव के साथ टू हो उसे हम इन्फिनिटिव विद टू कहते हैं। याद रखिए, ये टू जो है ग्रामेटिकल मार्कर है जो ये बताता है कि नेक्स्ट शब्द जो है इन्फिनिटिव है। और जब सबको पता हो कि उसके आगे इन्फिनिटिव आना है तो बेयर इन्फिनिटिव लगता है। जैसे कि ही में सिंग हो सकता है वो गा दे, तो मॉडल्स के साथ बेयर इन्फिनिटिव लगता है। और आई वांट टू सिंग में सिंग के साथ टू लग गया और ये इन्फिनिटिव विद टू हो गया। जीरंड दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी होती है और काम नाउन की तरह करती है। जैसे कि सिंगिंग इज एन आर्ट में सिंगिंग जीरंड है। याद रहे कि जब किसी इन्फिनिटिव को आगे ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है तो वो वर्ब इन इन्फिनिटिव मूड बन जाता है। जैसे कि आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग में टू सिंग वर्ब इन इन्फिनिटिव मूड है और इसकी वॉइस भी बदलेगी, आई वांट ए सॉन्ग टू बी संग। जब किसी जीरंड से पहले आर्टिकल और बाद में प्रपोजिशन हो तो उसे वर्बल नाउन कहते हैं। जैसे कि आई लाइक द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, सिंगिंग इज एन आर्ट में सिंगिंग जीरंड है, और लेकिन आई लाइक द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स में सिंगिंग वर्बल नाउन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल दिखने में वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी होती है, काम एडजेक्टिव की तरह करती है। He came into the room singing, वो कैसा था जब कमरे में आया, वो गाता हुआ था। तो ये सिंगिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की तीसरी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कि दिस इज एन ओल्ड सॉन्ग संग बाय के.एल. सहगल, इसमें संग क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। परफेक्ट पार्टिसिपल दिखने में हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और काम एडजेक्टिव की तरह ही करती है। हैविंग संग दिस सॉन्ग आई शैल गो होम, इस गाने को गाने के बाद मैं घर चला जाऊंगा। तो ये हैविंग संग क्या है? ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। नॉन फाइनाइट्स पैसिव फॉर्म्स में भी होते हैं, पर लेकिन पहले आप एक्टिव पक्का कर लें। अब मैं चौथा टॉपिक टेंसेस का ले रहा हूं और सबसे पहले मैं समझा रहा हूं नेम ऑफ द टेंसेस। पहले समझिए और उसके बाद मैं रिदम में ये टेंसेस का काम का उच्चारण करूंगा, आप भी साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। तो मैंने आपके साथ पहला काम लिया, चौथा काम है अब टेंसेस। तो नेम्स ऑफ द टेंसेस, टेंसों के नाम। ये मैंने आपके सामने एक आदमी की शक्ल बना दी और इसका एक नाम भी रख रहा हूं जो हमारे एक टेंस का नाम है। इसका नाम है प्रेजेंट। इसको जिंदा समझ लो
इसके शरीर के 4 अंग, सिर को कह देते हैं इंडेफिनिट, बाजू कह देते हैं कंटिन्यूअस, पेट कह देते हैं परफेक्ट और टांगों को कह देते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब काम खोपड़ी में हो तो दिखाई नहीं देता तो इंडेफिनिट। मैं लड्डू खाता हूं इंडेफिनिट। जब मैं कहूं कि मैं लड्डू खा रहा हूं, झूठी मूठी समझ लो, तो काम शुरू हो गया कंटिन्यूअस। खा खा के क्या कहूंगा कि मैं लड्डू खा चुका हूं, काम क्या हो गया, पूरा हो गया, ये परफेक्ट। और मैं 2 मिनट से लड्डू खा रहा हूं, कुछ खा लिया कुछ खा भी रहा हूं, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इस प्रेजेंट का एक बाप होता था पास्ट, वो मर गया, उसके भी 4 अंग थे। प्रेजेंट जिंदा है, पास्ट मर गया। इस प्रेजेंट के यहाँ एक लड़का होगा और उसका नाम रखेंगे फ्यूचर। तो इसके भी 4 ही अंग होंगे। तो अब हम रिदम में कहते हैं टेंसों के नाम मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous। तो अब 5वीं बात मैं ले रहा हूं बी और हैव के टेंसेस, टेंसेस ऑफ बी एंड हैव। तो बी और हैव के टेंसेस, बी का प्रेजेंट होता है इज एम आर और इसका पास्ट टेंस होता है वाज और वर, और इसका फ्यूचर टेंस होता है विल बी और शैल बी। इस हैव का प्रेजेंट टेंस होता है हैज और हैव, और इसका पास्ट टेंस होता है हैड, और इसका फ्यूचर टेंस होता है विल हैव और शैल हैव। मेरी एक पुस्तक है प्रोग्रेस बुक ऑफ टेंसेस, उसमें डेली प्रेयर ऑफ टेंसेस लिख रखी है, तो उसमें से सुना रहा हूं बी और हैव के टेंसेस। मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। बी का प्रेजेंट इज एम आर, मैं अच्छा लड़का हूं, आई एम ए गुड बॉय। बी का पास्ट वाज वर, मैं अच्छा लड़का था, आई वाज ए गुड बॉय। बी का फ्यूचर विल बी शैल बी, मैं अच्छा लड़का हूँगा, आई शैल बी ए गुड बॉय। हैव का प्रेजेंट हैज हैव, मेरे पास कुत्ता है, आई हैव ए डॉग। हैव का पास्ट हैड, मेरे पास कुत्ता था, आई हैड ए डॉग। हैव का फ्यूचर विल हैव शैल हैव, मेरे पास कुत्ता होगा, आई शैल हैव ए डॉग। तो अब है छठा लेसन, टेंसेस इन एक्टिव वॉइस। टेंसेस इन एक्टिव वॉइस में पहले इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ईएस या डू डज, और वर्ब की पहली फॉर्म से प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड, और वर्ब की पहली फॉर्म से फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और विल शैल, और वर्ब की पहली फॉर्म से फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए
इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी के साथ वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING लगाते हैं और ये कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस बन जाते हैं। हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाते हैं और ये परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस बन जाते हैं। इन्हीं के साथ बिन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING लगाते हैं, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस बन जाते हैं। तो एक्टिव वॉइस की डेली प्रेयर मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा S या ES या डू डज और वर्ब की पहली फॉर्म मैं लिखता हूँ आई राइट। फर्स्ट इंडेफिनिट वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज MR और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING मैं लिख रहा हूँ। I am writing पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING मैं लिख रहा था। I was writing फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी शैल बी और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING मैं लिख रहा हूँगा। I shall be writing प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म मैं लिख चुका हूँ। I have written पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म मैं पहले ही लिख चुका था। I had already written फ्यूचर परफेक्ट विल हैव शैल हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म मैं लिख चुका हूँगा। I shall have written प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बिन, हैव बिन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँ। I have been writing for 1 hour मैं 1 घंटे से लिख रहा था। I had been writing for 1 hour फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस विल हैव बीन शैल हैव बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING मैं 1 घंटे से लिख रहा हूँगा। I shall have been writing for 1 hour। अब 7वां लेसन है, 7वां टॉपिक है ये टेंसेस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी के साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा के इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस के। इज, एम, आर, वाज, वर इन दोनों के साथ बीइंग और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा के हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस के। याद रखिए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब हैज, हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव के साथ बिन और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा के हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं पैसिव वॉइस के और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब ये 7वां लेसन टेंस चार्ट पैसिव वॉइस मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। प्रेजेंट इंडेफिनिट इज, एम, आर और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जाता है। I am beaten पास्ट इंडेफिनिट वाज, वर और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा गया। I was beaten फ्यूचर इंडेफिनिट विल बी शैल बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जाएगा। I shall be beaten
प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जा रहा है, आई एम बीइंग बीटन। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर्ब और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जा रहा था, आई वाज बीइंग बीटन। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जा चुका है, आई हैव बीन बीटन। पास्ट परफेक्ट हैड बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पहले ही पीटा जा चुका था, आई हैड ऑलरेडी बीन बीटन। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव बीन, शैल हैव बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म मुझे पीटा जा चुका होगा, आई शैल हैव बीन बीटन। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब 8वां लेसन, चेंज ऑफ वॉइस। आई टीच हिम एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम 3 तब्दीलियां करते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, वर्ब का रूप बदलते हैं और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई टीच हिम का पैसिव वॉइस बना ही इज टॉट बाय मी। अब इस लेसन को रिदम में मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए 3 तब्दीलियां करते हैं। नंबर 1, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 2, वर्ब का रूप बदलते हैं। नंबर 3, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए मी को आई में, अस को वी में, यू को यू में, हिम को ही में, हर को शी में, जम को दे में, मोहन को मोहन में बदलते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आई को मी में, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को दम में, मोहन को मोहन में बदलते हैं। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब के अनुसार बाय या कोई और प्रपोजिशन लगाते हैं। वर्ब का रूप बदलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ई एस या डूडल और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है इज एम आर और वर्ब की तीसरी फॉर्म में, जैसे कि आई टीच हिम, ही इज टॉट बाय मी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है वाज वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म में, जैसे कि आई टॉट हिम, ही वाज टॉट बाय मी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की विल, शैल और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है विल बी, शैल बी और वर्ब की तीसरी फॉर्म में, जैसे कि आई शैल टीच हिम, ही विल बी टॉट बाय मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज एम आर और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आई एन जी बदलती है इज एम आर और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म में, जैसे कि आई एम टीचिंग हिम, he is being taught by me। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आई एन जी बदलती है वाज वर्ब और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म में, जैसे कि आई वाज टीचिंग हिम, ही वाज बीइंग टॉट बाय मी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ऐसे वॉइस नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैज, हैव और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है हैज बीन,
have been और वर्ब की तीसरी फॉर्म में, जैसे कि I have taught him, he has been taught by me। पास्ट परफेक्ट टेंस की had और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है had been और वर्ब की तीसरी फॉर्म में, जैसे कि I had already taught him, he had already been taught by me। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की will have, shall have और वर्ब की तीसरी फॉर्म बदलती है will have been, shall have been और वर्ब की तीसरी फॉर्म में, जैसे कि I shall have taught him, he will have been taught by me। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं होता। अब नवा लेसन है चेंज ऑफ नरेशन। समझिए, he said to her, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, इसका मतलब है मैं वही कुछ लिखूंगा जो उसने कहा। भगवान की कसम, ये दोनों हाथ ऊपर को खड़े। I gave my book to your sister yesterday। इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड, हाथ जोड़कर कहता हूं कि ये शब्द इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले मेरे नहीं है, मैंने वैसे के वैसे लिख दिए, डायरेक्ट आपके हवाले कर दिए जैसे उसने कहे। आप कहते हो जी कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, डायरेक्ट से क्या बनाओ, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाऊंगा तो महाभारत होगी, 5 पांडवों से युद्ध करना पड़ेगा। एक तो बाहर का वर्ब सेड टू बदलेगा टोल्ड में, दूसरा कामा इन्वर्टेड कामा हटे बदलेगा दैट में, तीसरा ये अंदर का प्रोनाउन आई बदलेगा ही में, माई बदलेगा हिज में, यूर बदलेगा हर में, चौथा अंदर का टेंस गेव बदलेगा हैड गिवन में, वर्ब बदलेगा, और पांचवा ये अंदर का विशेष शब्द यस्टरडे बदलेगा द प्रीवियस डे में। तो अब इस लेसन को मेरे साथ रिदम में शुरू करेंगे। शुरू कर। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए 5 तब्दीलियां करते हैं। नंबर 1, बाहर का वर्ब सेड टू बदलते हैं। नंबर 2, कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं। नंबर 3, अंदर के प्रोनाउंस बदलते हैं। नंबर 4, अंदर का टेंस बदलते हैं। नंबर 5, अंदर के विशेष शब्द बदलते हैं। बाहर का वर्ब और कामा इन्वर्टेड कामा अंदर के वाक्य की किस्म के अनुसार बदलता है। यदि अंदर का वाक्य असर्टिव हो तो सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। अकेला सेड ही रहता है और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगता है। यदि अंदर का वाक्य इंटरोगेटिव हो तो सेड टू को आस्क में बदलते हैं, और यदि अंदर का वाक्य वर्ब से शुरू होता हो तो इफ लगता है, वरना कुछ नहीं लगता। यदि अंदर का वाक्य एक्सक्लेमेटरी हो तो सेड टू को खुशी की हालत में एक्सक्लेम्ड विद जाए में, दुख की हालत में एक्सप्लेन्ड विद सारो में, हैरानी की हालत में एक्सप्लेन्ड विद वंडर में, शाबाशी की हालत में अपलॉडेड तथा सेइंग में बदलते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर सबके साथ दैट लगता है। यदि अंदर का वाक्य इम्पेरेटिव हो तो सेड टू को हुक्म की हालत में ऑर्डर्ड में, प्रार्थना की हालत में रिक्वेस्टेड में, मनाई की हालत में फॉरबेड में, नसीहत की हालत में एडवाइज्ड में, सलाह की हालत में सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर सजेस्टेड
वर्ड और प्रपोज्ड के साथ दैट और बाकी सबके साथ टू लगता है। यदि अंदर का वाक्य ऑप्टेटिव हो तो सेड टू को इच्छा की हालत में, विष्ट में, प्रार्थना की हालत में, प्रेड में बदलते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगता है। अंदर के प्रोनाउंस 123/SON के फार्मूले के अनुसार बदलते हैं। अर्थात अंदर के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अंदर के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अंदर के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन प्रायः तब्दील नहीं होते। अंदर के टेंस की तब्दीली के बारे में पहले तो ये याद रहे कि अंदर का टेंस 10 हालतों में नहीं बदलता। नंबर 1 जब बार प्रेजेंट टेंस हो, नंबर 2 जब बार फ्यूचर टेंस हो, नंबर 3 जब अंदर पास परफेक्ट टेंस हो, नंबर 4 जब अंदर पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, नंबर 5 जब अंदर अखंड सच्चाई हो, नंबर 6 जब अंदर आदत हो, नंबर 7 जब अंदर रिवाज हो, नंबर 8 जब अंदर हिस्टोरिकल ट्रुथ हो, नंबर 9 जब अंदर इंपेरेटिव मूड का वर्ब हो, नंबर 10 जब अंदर एक्शन साइमल्टेनियसली हो। जब ये 10 हालतें नहीं होती तो प्रेजेंट टेंस बदलते हैं अपने अपने पास्ट टेंसेस में, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट टेंस बदलते हैं एक एक टेंस छोड़कर। पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलते। फ्यूचर टेंसेस के अंदर केवल विल शैल बदलते हैं वुड शुड में, और मेन वर्ब की फॉर्म नहीं बदलती। इस प्रकार इज़ेमार बदलता है वाज वर्ब में, वाज वर्ब बदलता है हैड बिन में, हैड बिन नहीं बदलता। हैज हैव बदलता है हैड में, अकेला हैड बदलता है डबल हैड में, डबल हैड नहीं बदलता। वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पहली फॉर्म जमा एस या ई एस या डू डज, और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड, और वर्ब की पहली फॉर्म में वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है हैड, और वर्ब की तीसरी फॉर्म में हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म नहीं बदलती। इज़ेमार और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING बदलती है वाज वर्ब, और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING में वाज वर्ब, और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING बदलती है हैड बिन, और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING में हैड बिन, और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING नहीं बदलती। विल बी शैल बी बदलती है वुड बी शुड बी में, विल हैव शैल हैव बदलता है वुड हैव शुड हैव में। विल शैल और वर्ब की पहली फॉर्म बदलती है वुड शुड और वर्ब की पहली फॉर्म में। विल बी शैल बी और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING बदलती है वुड बी शुड बी और वर्ब की पहली फॉर्म जमा ING में। विल हैव शैल हैव
और वरत की तीसरी फॉर्म बदलती है would have, should have, और वरत की तीसरी फॉर्म में will have been, shall have been, और वरत की पहली फॉर्म जमा ing बदलती है would have been, should have been, और वरत की पहली फॉर्म जमा ing में जो शब्द समय और स्थान की दूरी को प्रकट करते हैं वास्तविकता के अनुसार बदलते हैं, अर्थात दिस बदलता है दैट में, टुडे बदलता है दैट डे में, यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में, टुमारो बदलता है द नेक्स्ट डे में। आप बिल्कुल देख लीजिए ये अंदर का वाक्य, आई गेव माई बुक टू योर सिस्टर यस्टरडे, असर्टिव है इसलिए सेड टू बदला टोल्ड में और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाया। अंदर का प्रोनाउन आई फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस का है इसलिए सब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस ही लगा। 10 हेल्थ है नहीं, गेव पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए पास्ट परफेक्ट हैड गिवन लगा। ये माई अंदर का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन पोजेसिव केस का है इसलिए सब्जेक्ट ही का पोजेसिव केस हिज बना। अब यूर सेकंड पर्सन पोजेसिव केस का है और ऑब्जेक्ट हर का पोजेसिव केस ही हर बनेगा और यस्टरडे द प्रीवियस डे में बदलेगा। अब ये याद रखें कि इनडायरेक्ट में सारे वाक्य असर्टिव बन जाते हैं। He said to me, what is your name? He asked me what my name was. ओम शांति शांति, सब शांति हो जाती है इनडायरेक्ट नरेशन में। अब है लेसन नंबर 10 क्लासेस। क्लासेस 3 प्रकार की होती हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। वाक्य की मुख्य क्लास को प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, अधीन क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं और बराबर की क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे कि आई टीच हिम बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी एंड नेवर टेल्स अ लाई में, आई टीच हिम प्रिंसिपल क्लास है, बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स मी सबऑर्डिनेट क्लास है एंड नेवर टेल्स अ लाई कोऑर्डिनेट क्लास है। सबऑर्डिनेट क्लास 3 किस्मों की होती है, नाउन क्लास जो नाउन के तौर पर काम करती है, एडजेक्टिव क्लास जो एडजेक्टिव के तौर पर काम करती है और एडवर्ब क्लास एडवर्ब के तौर पर काम करती है। प्रिंसिपल क्लास का एक ही फंक्शन है, नाउन क्लास के 9 फंक्शंस हैं, एडजेक्टिव क्लास के 2 फंक्शन हैं, एडवर्ब क्लास के 11 फंक्शन हैं और कोऑर्डिनेट क्लास का भी एक ही फंक्शन है। अब इस लेसन को मेरे साथ शुरू करेंगे। शुरू कर। मॉडल्स वे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मूड और मैनर को व्यक्त करते हैं और सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलते। ये संख्या में 13 हैं। will, shall, would, should, can, could, may, might, must, used to, ought to, need और dare। इनका एक एक वाक्य, I shall go to Delhi, मैं दिल्ली जाऊंगा किंतु बात पक्की नहीं। I will go to Delhi, मैं दिल्ली जाऊंगा बात पक्की है। I can go to Delhi, ये वर्तमान काल की क्षमता है। I could go to Delhi, मैं दिल्ली जा सकता था।
ये भूतकाल की क्षमता है। आई मे गो टू दिल्ली, हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं। आई माइट गो टू दिल्ली, हो सकता है मैं दिल्ली जाऊं, किंतु संभावना कम है। आई यूज टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाया करता था, अब नहीं जाता हूं। आई वुड गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता, पहले भी जाता था, अब भी जाता हूं। I should go to Delhi, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, कोई सामाजिक कर्तव्य है। I must go to Delhi, कोई मजबूरी है, लीगल कर्तव्य है। I ought to go to Delhi, कोई नैतिक कर्तव्य है। I need not go to Delhi, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। I dare not go to Delhi, मैं दिल्ली जाने का साहस नहीं कर सकता। संभावना के लिए, साधारण संभावना के लिए में, जैसे कि there are clouds in the sky, it may rain। कम संभावना के लिए might, जैसे कि there are scattered clouds in the sky, it might rain। पक्की संभावना के लिए must, जैसे कि there are dark clouds in the sky, it must rain। आज्ञा के लिए बराबर वाले से can के साथ Mon said to son, can I have your pen? मैं बड़े से शिष्टाचार के साथ Mon said to his teacher, may I have your pen? और बड़े से अधिक शिष्टाचार के साथ might Mon said to the headmaster, might I have your pen? और बड़े से और अधिक विनम्रता से could के साथ Mon said to the education officer, could I have your pen please? और बड़े से और अधिक शिष्टाचार से would के साथ Mon said to the education minister, would you please allow me to have your pen? कर्तव्य के लिए, नैतिक कर्तव्य के लिए ought, we ought to obey our parents। सामाजिक कर्तव्य के लिए should, we should obey the elders। कानूनी कर्तव्य के लिए must, we must obey the teacher। भविष्यत काल के लिए साधारण हालत में higher will के साथ shall और बाकी सबके साथ will। किंतु यदि बात पक्की हो तो higher will के साथ will और बाकी सबके साथ shall। I shall go to Delhi, साधारण अवस्था है। I will go to Delhi,
पक्की बात है। भूतकाल की आदत के लिए जो पहले थी अब ना हो, यूज टू के साथ। आई यूज टू गो टू दिल्ली एंड स्टे विद माई अंकल। इसका मतलब है कि मैं अब नहीं जाता हूँ। जो पहले थी अब भी हो, वुड के साथ। I would go to Delhi and stay with my uncle। इसका मतलब है कि अब भी जाता हूँ इच्छा के लिए। May you live long। अपूर्ण इच्छा के लिए would that I were rich। जब जरूरत ना हो तो need। I need not go to Delhi। जब साहस ना हो तो dare। I dare not go to Delhi। मॉडल्स के लिए एक दो बातें और भी याद रखिए कि ये नीड और डेयर दोनों ऑर्डिनरी वर्ब भी हैं। जैसे कि ही डज नॉट नीड टू गो। जब ये नीड ऑर्डिनरी वर्ब है तो इसके साथ डू डज भी लगते हैं और इन्फिनिटिव विद टू लगता है। और इसी प्रकार डेयर जब ऑर्डिनरी वर्ब होता है तो he does not dare to go। इसमें भी डू डज का और इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग होता है। एक बात और, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। मे का पास्ट टेंस माइट होता है। विल का पास्ट टेंस वुड होता है। शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। किंतु एक बात और भी है कि ये कुड, माइट, वुड और शुड अलग से मॉडल्स भी हैं और भिन्न अर्थ भी रखते हैं। तो इसके साथ ये कैसेट समाप्त होती है। जय हिंद। ये कैसेट बलबीर रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कलानौर, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, हरियाणा में रिकॉर्ड की गई। और ये कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं, मेरे घर का एक कमरा है जहां मैं पढ़ता और पढ़ाता हूं। जय हिंद।